प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है बाबर। बाबर जिसने कि भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बाबर एक बहुत ही योग्य और शक्तिशाली नेता था, जिसने अपने प्रयासों के द्वारा भारत के ऊपर विजय प्राप्त की और यहाँ पर एक विशाल मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, जो कि लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन करने में सफल रहे। बाबर के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और भारत में लंबे समय तक शासन किया। बाबर का जन्म मध्य एशिया में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख मिर्ज़ा फरगना की एक छोटी सी रियासत का शासक था। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी, अभी वह बालक ही था। 1497 ईस्वी में उसने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसको जल्दी समरकंद छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में उज़्बेकों ने फरगना पर अधिकार कर लिया था। इसलिए उसको समरकंद को छोड़कर वापस फरगना लौटना पड़ा। उज़्बेक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी, जिन्होंने फरगना पर अधिकार किया था। उनका प्रधान शैबानी खान था और जब बाबर वापस आया तो वो समरकंद से भी वो हाथ धो बैठा था, क्योंकि समरकंद भी उसके हाथ से निकल चुका था। 1501 ईस्वी में बाबर ने शैबानी खान को पराजित करके समरकंद पर फिर से अधिकार किया, लेकिन उसके 8 महीने के पश्चात उसको फिर से समरकंद को छोड़ना पड़ा। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल के ऊपर विजय प्राप्त की। 1510 ईस्वी में शैबानी खान ईरान के सफ़ावी वंश के शासक शाह इस्माइल के साथ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो 1511 ईस्वी में बाबर ने शाह इस्माइल के सहयोग के द्वारा समरकंद पर तीसरी बार अधिकार स्थापित किया। 1513 ईस्वी में उज़्बेकों ने फिर से समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1519 ईस्वी तक बाबर ने काबुल में अपनी शक्ति को संगठित करने में समय व्यतीत किया, लेकिन इसके पश्चात उसने अपना ध्यान भारत विजय की ओर दिया, क्योंकि उसको अब समझ आ गया था बार बार समरकंद उसके हाथ में आता, उसके हाथ से निकल गया, हाथ में आया, हाथ से निकल गया। तो उसको लगने लगा कि यहाँ पर उसका काम नहीं बनेगा। अब उसने भारत को विजित करने की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय बहुत ही बिगड़ी हुई थी, दयनीय स्थिति थी। इसलिए उसने सोचा कि भारत को विजय कर, और भारत पर विजय अभियान के लिए वो निकल पड़ा। अब भारत की तरफ बाबर ने क्यों ध्यान दिया? उसने समरकंद के ऊपर, काबुल के ऊपर बार बार अधिकार किया, लेकिन बार बार उसके हाथों से निकलता गया। तो अब उसने भारत की तरफ क्यों ध्यान दिया? भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? उसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिसमें सबसे पहला कारण तो यही था कि वो स्वयं एक महत्वाकांक्षी शासक था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपने पास उसका एक छोटा सा फरगना का शासक था, वो छोटी सी रियासत थी, और वहाँ पर उसने बहुत से प्रदेशों को विजित करने का प्रयास किया, लेकिन जिसमें उसको सफलता नहीं मिली। इसलिए वो भारत की तरफ उसने रुख किया और वहाँ पर वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरा कारण क्या था कि वो भारत से अपार धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। भारत, आपको पता है कि प्राचीन समय से ही उसको सोने की चिड़िया के नाम से बुलाया जाता है। बहुत से आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण करके धन लूट कर लेके गए, तो बाबर को भी भारत की धन संपदा ने आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
तीसरा कारण क्या था कि बाबर के पूर्वज तैमूर, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो पंजाब पर अधिकार कर लिया था, इसलिए वो पंजाब या भारत के ऊपर अपना कानूनी अधिकार समझता था और यहाँ पर अधिकार करके शासन करना चाहता था। चौथा कारण क्या था कि उज़्बेकों से मिली हुई बार बार की असफलता के कारण अब उसको पता लग गया था कि जब तक वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर लेगा तब तक वो उज़्बेकों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वो भारत में विजय करके, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत के ऊपर आसानी से विजय की जा सकती थी, इसलिए वो भारत के ऊपर विजय करके उज़्बेकों के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था। और पांचवा कारण क्या था कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था जो आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए या शक्ति प्राप्ति के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर आक्रमण करना और उसको विजित करना, ये एक बाबर के लिए स्वर्ण अवसर की तरह थी और वो इस स्वर्ण अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। बाबर जो कि स्वयं एक शक्तिशाली सेनापति या जर्नैल था, उसने अपने प्रयासों के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत में महान मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसको शासन करने का अधिक समय नहीं मिला क्योंकि 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर गया था। उसने यहाँ पर जो विजय प्राप्त की, उन विजयों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, जब भारत में आकर उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो उससे पहले उसको कई विजय प्राप्त करनी पड़ी थी, कई लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी, जिसमें विजय प्राप्त करके उसने भारत को अपने अधीन किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी, कौन कौन सी विजय उसने प्राप्त की थी? तो सबसे उसकी पहली और महत्वपूर्ण जो विजय थी वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनको कि आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में इन तीनों लड़ाइयों को बार बार पूछा जाता है, तो इनको आपने हमेशा याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अब हमारी पहली जो लड़ाई है, बाबर की जो पहली लड़ाई है वो है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। ठीक है, अब इस लड़ाई के लिए कारण क्या थे कि दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही अत्याचारी और घमंडी शासक था। वो अपने सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो बहुत से जो अफ़गान सरदार थे वो उसके इस व्यवहार से परेशान होकर, दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह करने लग गए थे, क्योंकि वो उसके अत्याचारों को सहन नहीं कर सकते थे। वो शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह करने शुरू कर दिए और जैसे ही उनको मौका मिलता था वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती थी। उनके स्वतंत्रता की घोषणा करने से क्या होता था कि जो दिल्ली सल्तनत था या इब्राहिम लोदी के अधीन जो साम्राज्य था उसकी शक्ति कम होती चली गई, क्योंकि बहुत से क्षेत्र जो थे वो उसके अधीन से जाते रहे, बहुत से अधिकारी उसके अधीन से जाते रहे। तो इसलिए उसका जो राज्य था वो लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा था। और ऐसे ही समय में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने दिल्ली की राजगद्दी को प्राप्त करने के प्रयास तीव्र कर दिए। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी को हटाकर वो स्वयं दिल्ली का शासक बन जाए। और दूसरी तरफ पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी भी स्वतंत्र होने का सपना देख रहा था। वो चाहता था कि वो भी स्वतंत्र हो जाए, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन ना रहे बल्कि पंजाब का स्वतंत्र शासक बन जाए। तो इन दोनों की जो महत्वाकांक्षा थी, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी की, इनकी जो महत्वाकांक्षा थी कि वो दिल्ली का सुल्तान बन जाए और दौलत खान लोदी पंजाब का शासक बन जाए, तो इन दोनों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 1524 ईस्वी में मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। और बाबर जो पहले ही भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, वो इस निमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता था? तो जैसे ही उसको निमंत्रण मिला वो
अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। पहले भी वो भारत के ऊपर 3 बार आक्रमण कर चुका था 1519 से 1520 ईस्वी के मध्य, लेकिन उसके जो आक्रमण थे वो पंजाब तक ही सीमित थे। वो यहीं पर विजय प्राप्त करके वापस चला गया था। तो 1524 ईस्वी में जब इन दोनों ने उसको निमंत्रण भेजा तो वो भारत में आया और उसने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। बाबर ने दौलत खां लोधी ने क्योंकि उसका सहयोग किया था, तो इसलिए उसके सहयोग को देखते हुए उसने जालंधर दोआब और दीपालपुर के क्षेत्र उसको दे दिए। और जब दौलत खां लोधी को ये पता चला कि बाबर उसको पंजाब का शासक नहीं बना रहा बल्कि उसको सिर्फ ये 2 क्षेत्र दे दिए, तो उसको बहुत ही निराशा हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो पूरे पंजाब का शासक बनना चाहता था। इसलिए जब बाबर पंजाब की विजय करके वापस काबुल लौटा तो उसने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। बाबर को जब इस बात का पता चला तो वो दौलत खां लोधी से बदला लेने के लिए वापस चल पड़ा और 1525 ईस्वी में उसने भारत पर 5वां आक्रमण किया और दौलत खां लोधी को पराजित करके पूरे पंजाब को अपने अधीन किया। और इससे उत्साहित होकर जब उसने पूरे पंजाब को अपने अधीन कर लिया तो अब वो इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। अब आएंगी आपकी पानीपत के युद्ध की घटनाएं कि उस युद्ध में क्या हुआ। अब जब बाबर चला अपनी सेनाओं को लेकर दिल्ली की ओर तो इब्राहिम लोधी को भी इस बात का पता चला कि बाबर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो वो भी अपनी सेना लेकर दिल्ली से चल पड़ा। कहा जाता है कि उस समय इब्राहिम लोधी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जिसमें 1 लाख सैनिक थे और बाबर के पास उस समय सिर्फ 20,000 सैनिक थे। दोनों दिल्ली की ओर बाबर दिल्ली की ओर चल रहा था और इब्राहिम लोधी दिल्ली से चल पड़ा था। दोनों दिल्ली से कुछ दूर पानीपत नामक स्थान पर आमने सामने पहुँचे। दोनों सेनाएं 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक दूसरे के सामने पहुंच गई और स्थान था पानीपत का मैदान। लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर 1 सप्ताह तक कोई भी आक्रमण नहीं किया। इब्राहिम लोधी ये इंतजार कर रहा था कि बाबर उसके ऊपर आक्रमण करे और बाबर उस समय अपने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ था। बाबर ने इस समय का फ़ायदा उठाया जब इब्राहिम लोधी ने उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया 1 सप्ताह तक, तो उसने उस समय का फ़ायदा उठाया। उसने शत्रु की कमजोरियां, शत्रु की सेना, शत्रु के शस्त्र, इन सब के उनकी युद्ध विधि क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने में अपना समय व्यतीत किया और इसके साथ साथ अपने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने, अपने सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करने में उसने अपना समय लगाया। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। जो आक्रमण इब्राहिम लोधी को करना चाहिए था, जिसके पास इतनी विशाल सेना थी और बाबर के पास छोटी सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोधी ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो इस समय का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना पर ज़बरदस्त आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोधी के हाथियों ने भयभीत होकर पीछे की तरफ भागना और अपने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, तो बमों के आवाज़ों से जो हाथी थे वो डर जाते थे और वो पीछे की तरफ भागने लगते थे, जिससे उनके अपने ही सैनिक कुचले जाते थे, मारे गए। इब्राहिम लोधी भी इस युद्ध में मारा गया, जिसके कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि जब शासक ही मारा गया तो अब सैनिक किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ते, तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई और कहा जाता है कि लगभग 15,000 अफगान सैनिक जो थे वो इस युद्ध में मारे गए और बाबर की सेनाओं को विजय प्राप्त हुई और उन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। और अब बाबर ने आगरा की तरफ अपना ध्यान किया कि अब वो आगरा को विजित करना चाहता था। दिल्ली को विजित करने के पश्चात उसने आगरा की विजय की तरफ अपना ध्यान लगाया। अब आ गया आपका परिणाम कि पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या निकले। ठीक है, पानीपत के युद्ध के परिणाम में सबसे पहले हम बताएंगे कि लोधी वंश का अंत हो गया। पानीपत की लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसमें लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी मारा गया और यहाँ पर बाबर या मुगलों का अधिकार हो गया।
इस तरह से लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में से अफगान राज्य भी समाप्त हो गया। दूसरा है मुगल वंश की स्थापना। पानीपत की लड़ाई में जब इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर लोधी वंश समाप्त हो गया और बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। एक नए वंश की स्थापना हुई जिससे भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ। फिर उसके बाद है बाबर को उत्साह। पानीपत की लड़ाई में विजय मिलने के कारण अब बाबर का उत्साह बढ़ गया और उसकी सेनाओं का भी बहुत उत्साह बढ़ गया कि हम इतनी विशाल सेना को पराजित कर सकते हैं तो हम और भी आगे विजय प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का उन्होंने निर्णय किया। युद्ध प्रणाली में परिवर्तन। बाबर से पहले सिर्फ जो प्राचीन शास्त्र थे उनके साथ ही युद्ध किया जाता था, जैसे तलवार, भाले, तीर, कमान, गदा, इन चीज़ों से युद्ध किया जाता था। लेकिन बाबर के आने के बाद तोपखाने का प्रयोग किया जाने लगा, बमों का प्रयोग किया जाने लगा, तो इससे युद्ध प्रणाली में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। और बाबर ने जब इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में तोपखाने और बमों का प्रयोग किया तो अब ये युद्ध का एक आवश्यक हिस्सा बन गए और इनका प्रयोग करना उसने अपने युद्ध नीति में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद है मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य हो गया। पानीपत की लड़ाई के पश्चात मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि राजपूतों का जो राजा था राणा सांगा, वो दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। इधर बाबर दिल्ली के ऊपर अधिकार कर चुका था और अगर बाबर अन्य क्षेत्रों को विजय करना चाहता था तो इसके लिए उसको राणा सांगा के साथ युद्ध करना आवश्यक था। तो दोनों के बीच में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। राणा सांगा को पराजित किए बिना बाबर दिल्ली के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था और बाबर को पराजित किए बिना राणा सांगा दिल्ली के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था, तो इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। फिर उसके बाद अगला आ जाता है आपका बाबर की विजय के क्या कारण थे। पानीपत की लड़ाई में बाबर की विजय के भी बहुत से कारण जिम्मेवार थे, जिनमें से सबसे पहला ये था कि भारतीय शासक, जैसे कि आपको बताया था कि शक्तिहीन हो चुके थे। कैसे शक्तिहीन हो चुके थे? आपस में लड़ाइयाँ करके। आपस में लड़ाइयाँ क्यों करते थे? क्योंकि छोटे छोटे राजे थे जो अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते थे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे, जिससे परस्पर लड़ाइयों के कारण वो काफ़ी शक्तिहीन हो चुके थे। तो ऐसे शक्तिहीन राजाओं को पराजित करना कोई मुश्किल काम नहीं था, तो इसलिए बाबर ने उनको आसानी से पराजित कर दिया। दूसरा, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी, जो आपको पहले ही बताया था कि वो घमंडी था, अत्याचारी था। उसके अत्याचारों के कारण जो उसके अपने सरदार थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। तो ऐसे राज्य और ऐसे शासक को पराजित करना कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए बहुत ही आसानी से उसने उसको विजित कर लिया। तीसरा, इब्राहिम लोधी की सेना भी निर्बल थी। बेशक से उसके पास एक विशाल सेना थी, लेकिन ना तो वह अनुशासित थी ना प्रशिक्षित थी और ज़्यादातर सैनिक जो थे वो लूट मार के उद्देश्य से इसमें शामिल हुए थे। युद्ध करने के उनके ढंग पुराने थे, शस्त्र उनके पुराने थे, योजना पद्धति का अभाव था। तो इन सभी कमियों की वजह से बेशक से इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी और बाबर के पास एक छोटी सी सेना थी, लेकिन उसको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर चौथा है, इब्राहिम लोधी ने पानीपत में 8 दिनों तक बाबर की सेना के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी उसने बाबर की सेना के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया। ये उसकी एक बहुत ही भयंकर भूल थी। अगर वो समय रहते उनके ऊपर आक्रमण कर देता तो हो सकता था कि युद्ध का पासा पलट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और दूसरी तरफ बाबर ने इस समय का फ़ायदा उठाते हुए अपने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत कर लिया और उसने एक भयंकर आक्रमण किया जिससे उसको पराजय का सामना करना पड़ा और बाबर को विजय प्राप्त हुई। पांचवा है, बाबर एक योग्य सेनापति था। उसे बहुत से युद्धों का अनुभव था, इसलिए उसको इन अनुभवों ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने में काफ़ी मदद की। छठा, बाबर का तोपखाना बाबर की विजय के लिए सहायक सिद्ध हुआ। तोपखाने के द्वारा भारी तबाही की गई। इब्राहिम लोधी के सैनिकों के पास पुराने शस्त्र थे, जैसे तीर, कमान, भाले इत्यादि, तलवारें इत्यादि, जो कि तोपखाने का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा और बाबर को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार से पानीपत के युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर उसके बाद उसकी दूसरी विजय है कन्वा की लड़ाई 1527 ईस्वी में।
जैसे कि आपको पहले बताया था कि राजपूतों से युद्ध किए बिना बाबर भारत का शासक नहीं बन सकता था, तो इसलिए उसने राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय किया। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था, लेकिन उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था। वो ये सोचता था कि बाबर ने जैसे पहले 3 आक्रमण किए थे और अफगानों को पराजित करके वो पंजाब से ही वापस लौट गया था, काबुल जाके अपना वहीं पर चले जाएगा। लेकिन जब बाबर ने भारत में रहने का निर्णय किया तो अब उसको लगने लगा कि बाबर से आक्रमण किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि बाबर को यहाँ से अगर भगाना है तो उसके साथ युद्ध करना अनिवार्य है। और बाबर भी राजपूतों की शक्ति को जानता था और अपने थके हुए सैनिकों के गिरते हुए साहस को भी जानता था, लेकिन राजपूतों की शक्ति से डरे बिना, राजपूतों के साहस और वीरता से डरे बिना उसने अपने जो सैनिक थे, जो कि उस समय काफ़ी डरे हुए थे और काफ़ी थके हुए थे, उनको नया जोश भरने के लिए प्रेरित किया। कुरान पर हाथ रखवाकर उनसे सौगंध ली कि अंतिम समय तक वो लड़ेंगे और युद्ध से भागने का प्रयास नहीं करेंगे। उसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया और अपने सैनिकों में ऐसा जोश भरा कि वो सेना राणा सांगा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था। इन तीनों की एकत्रित सेनाएं थी और इधर बाबर के पास अपनी छोटी सी सेना थी और दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। कहाँ पर हुई आमने सामने? फतेहपुर सीकरी के निकट कनवा नामक स्थान पर दोनों सेनाएं 17 मार्च 1527 ईस्वी को आमने सामने हुई। कहा जाता है कि युद्ध सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और यहाँ पर भी बाबर ने पानीपत के मैदान की तरह ही अपनी पूरी तैयारी की, अपने सैनिकों को एकत्रित किया, अपने सैनिकों को खड़ा किया। जैसे उसने वहाँ पर तैयारी की थी वैसे ही उसने यहाँ पर तैयारी की और राजपूतों के साथ डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि ये युद्ध 10 घंटे के अंदर ही समाप्त हो गया। इसमें राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा, राणा सांगा घायल हो गया, हसन खां मेवाती मारा गया और राजपूतों की पराजय से बाबर का यहाँ पर भी अधिकार हो गया। और इस विजय में बाबर के तोप खाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फिर उसके बाद उसकी अगली लड़ाई है चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में। चंदेरी का शासक मेदिनी राव था, जो कि एक राजपूत शासक था, बहुत ही साहसी और योग्य शासक था। वो राजपूतों की पराजय का बदला लेना चाहता था। राणा सांगा घायल हो गया था, इसलिए राजपूतों को हार या पराजय का सामना करना पड़ा, तो इसलिए वो उनकी पराजय का बदला लेना चाहता था। और दूसरी तरफ जो बाबर था वो भी चंदेरी को अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण स्थानों में गिना जाता था, तो इसलिए वो चंदेरी को अपने अधीन करना चाहता था। बाबर ने मेदिनी राव के पास अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन मेदिनी राव ने इसे इनकार कर दिया। इसलिए 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर बाबर ने आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई के अंदर अंदर राजपूतों ने अपनी प्रजय स्वीकार कर ली और मेदिनी राव के साथ साथ लगभग 5000 राजपूत सैनिक मारे गए और बहुत ही आसानी से चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया और लगभग पूरी तरह से राजपूतों की शक्ति समाप्त हो गई। फिर उसकी अगली लड़ाई है घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में। कनवा की लड़ाई के पश्चात महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, भागकर बिहार आ गया था। यहाँ पर उसने बहुत से अफगान नेताओं को एकत्रित किया और एक सेना का गठन किया और बाबर से टक्कर लेने का फैसला किया। जब महमूद लोदी को इस बात का पता लगा तो वो भागकर बंगाल के शासक नुसरत शाह की शरण में चला गया। बाबर ने बंगाल के शासक को कहा कि वह महमूद लोदी को अपने राज्य में शरण ना दे, लेकिन उसके इनकार करने पर बाबर ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने घाघरा में अफगानों को पराजित किया। महमूद लोदी भागकर बर्मा चला गया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई और बाबर को यहां पर विजय प्राप्त हुई। यही लड़ाई बाबर की अंतिम लड़ाई थी। इस विजय के पश्चात
बाबर ने पूरे उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु से पहले वो भारत में मुगल वंश की स्थापना कर चुका था और बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 23 वर्ष की आयु में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। धन्यवाद।